आज हम कक्षा 8 में पाठ 13 ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने देखा होगा कि अक्सर कहीं घंटे की आवाज़, कुछ खटखटाने की आवाज़ सुनकर हमको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, दरवाज़ा खटखटाया, घंटी बजी, ऐसा कुछ वहाँ पर मतलब हुआ आएगा। आवाज़ से हमें पता चल जाता है कि मतलब किस प्रकार की आवाज़ है। तो और इस पाठ में हमको ये बताया गया है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं और ध्वनि दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ध्वनि जो है वो कंपित वस्तुओं द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप आपको बताए गए हैं कि एक बर्तन लीजिए, उसके ऊपर आप लकड़ी से बजाइए, बराबर। और तो आप क्या करेंगे, जब उसको बजाएंगे तो उस बर्तन में क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा, आवाज़ उत्पन्न हो जाएगी। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। कंपन वस्तु, अगर ध्वनि जो उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर वस्तु कंपन करना बंद कर दे तो आवाज़ जो होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और जब वो कंपन होना चालू होता है तो ध्वनि जो होती है वो चालू हो जाती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया, देखिए, एक थाली में एक चम्मच से आप बजा रहे हैं। इस प्रकार कंपनयान वस्तुएं जो होती हैं वो ध्वनि को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में कंपन इतनी आसानी से दिखाई देता है और कुछ स्थितियों में हमको ये कंपन दिखाई नहीं देता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयाम इतना कम होता है कि हम उनको देख नहीं पाते। जैसे आपने यहाँ पर थाली पर चम्मच से बजाया तो आपको थाली का कंपन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक तारा में देखिए ये इसको बजा रहा है तो इसको आपको इसका कंपन जो है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। तो कुछ वाद्य यंत्रों को आप इस तरह से बजा सकते हैं, कुछ को आघात देकर बजाया जाता है, पीटा जाता है, और इस प्रकार से उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न करी जाती है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हम केवल तार की ध्वनि नहीं सुनते, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और हमको पूरे यंत्र के कंपन की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंग या की झिल्ली पर या तबले पर हम उसको आघात करते हैं तो केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनाई देती, हमको वो पूरे यंत्र की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। यहाँ पर बच्चों देखिए कि आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ पर एक धातु के जो है वो 3-4 ग्लास ले रखे हैं और उसमें पानी भर के रखा है। इस ग्लास में देखिए सबसे कम पानी है, फिर उसमें उससे अधिक है, उसमें उससे अधिक, और इस तरह से मतलब क्रम वाइज जो पानी जो है ग्लास में उसकी जल की मात्रा जो है वो अधिक है। फिर क्या कर रहे हैं, उसको लकड़ी से बजा रहे हैं। इस तरह से कैसा होता है कि यहाँ पर बजाने से देखिए यहाँ पर तेज़ आवाज़ आएगी, यहाँ पर कम, और उससे बढ़ के मतलब आवाज़ आती जाएगी। अलग अलग ग्लासों पे आप जब उसको बजाएंगे लकड़ी से तो अलग अलग तरीके की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। मनुष्यों द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो कैसी होती है, तो मानवों में ध्वनि वाद्य यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखकर एक कठोर उभार को हम देखेंगे कि गले में आपने देखा होगा एक उभरी हुई चीज़ जो होती है, जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। हम कुछ भी खाना खाते हैं, निगलते हैं, तो वहाँ पर बीच में कंठ में जो है वो निगलता हुआ हमें महसूस होता है। शरीर का वह वाक जो निगलता हुआ महसूस होता है वो क्या कहलाता है, वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपर सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार को जो है वो हम क्या बोलते हैं, वाक तंतु बोलते हैं। इस प्रकार जो तनित होते हैं उनके बीच में वायु के निकलने से एक संकीर्ण झिल्ली बनती है। ये देखिए इस प्रकार की एक झिल्ली जो है वो बनती है। तो जब फेफड़े पर वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु क्या होते हैं, कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो वो अलग ही प्रकार से होते हैं। ये देखिए हमारे गले में यहाँ पर ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाक यंत्र होता है ये हमारा।
यहाँ देखिए अलग अलग क्रियाकलापों द्वारा आपको बताया गया है कि पतली सी पन्नी की 2 पट्टियों में आप फूंक मारेंगे तो ध्वनि निकलती है। यहाँ कागज़ के पट्टियों में से आप मतलब फूंक मारेंगे तो ध्वनि निकलती है। तो पुरुषों के और वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? 20 mm होती है। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? 20 mm होती है। और महिलाओं में इसकी लंबाई जो होती है वो 15 mm होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण होता है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है कि ध्वनि संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ देखिए ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जो आवश्यकता होती है तो वो कैसा होगा? यहाँ पर हमने क्या करा है? एक गिलास ले रखा है। उस गिलास में हमने क्या करा है? मोबाइल को डाल दिया है। ठीक है, अब गिलास में मतलब इस तरह से रखना है कि उसके अंदर पानी न रहे, नहीं तो हमारा मोबाइल जो है वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि ग्लास में हमने मोबाइल रखा, हम अपने एक मित्र को बोलेंगे कि भाई तुम हमको कॉल करो। जब वो कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ध्वनि जो है उसमें से निकल रही हैगी। फिर आप क्या करेंगे कि उसको ग्लास को लेकर उसमें से पूरी हवा जो है वो बाहर निकालेंगे अपने मुंह के द्वारा और ग्लास को फिट रखेंगे। फिर आप किसी को फ़ोन करने को बोलेंगे तो ध्वनि जो है वो एकदम मंद हो जाएगी, एकदम बंद सी हो जाएगी। तो एक्चुअली होता क्या है वास्तव में, यदि आप गिलास में से सारी वायु जो है वो बाहर खींच लेते हैं तो ध्वनि जो है वो पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। और इस कारण ये है कि ध्वनि का संचरण मतलब एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए ध्वनि को क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह से निकाल दी जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? निर्वात हो जाता है। और निर्वात हो जाने से क्या होता है? हवा मतलब ध्वनि जो है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि निर्वात में ध्वनि जो है उसका प्रसरण होता नहीं है। अगर निर्वात है, शून्यावकाश है, तो वहाँ पर से ध्वनि जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगी। इसलिए ध्वनि के लिए क्या ज़रूरी है? माध्यम की आवश्यकता ज़रूरी है, पवन होना ज़रूरी है, हवा होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम अगला क्रियाकलाप देखते हैं कि क्या जल में ध्वनि संचरित होती है। यहाँ पर एक बीकर में हमने पानी ले रखा है और अपने कान को उस पानी के पास में लगाया। इस तरह से कान लगाना है कि पानी जो है वो कान के अंदर ना जाए। अब हम एक दूसरे हाथ से हम क्या करते हैं? उसके अंदर घंटी डाल के बजाते हैं। इस प्रकार हमको ये पता चलता है कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ दूसरा कई क्रियाकलाप आप देखिए कि यहाँ पर एक जो लड़की है मतलब 2 बच्चे हैं और वो स्केल पर खरोच कर रहे हैं तो उसको सुनाई पड़ता है। तो इस तरह से ध्वनि मीटर स्केल में क्या करती है? गमन करती है। ध्वनि जो जल में गमन करती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का जो है वो क्या करती हैं? आदान प्रदान करती हैं। मतलब मछलियाँ इसी प्रकार से अपने संदेशों को आदान प्रदान करती हैं, क्योंकि ध्वनि जो है वो जल में क्या होती है? संचरित होती है। यहाँ हम आगे देखेंगे कि एक टेबल पर एक बच्चा जो है वो कान लगाकर बैठा है और दूसरा बच्चा जो है वहाँ पर आवाज़ उत्पन्न कर रहा है। इससे हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि ध्वनि जो है वो ठोस पदार्थों में भी क्या करती है? संचरण करती है। और यहाँ पर देखिए एक टेलीफोन का खिलौना बनाया गया है। इसी के आधार पर ही टेलीफोन की जो थी वो रचना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 आइसक्रीम के कप लेंगे आप, उसके अंदर एक तनित डोरी बांधेंगे, दूसरा एक कान में लगाएगा और एक दूसरा बच्चा जो है वो वहाँ पे मुँह से बोलेगा। इस प्रकार से क्या होगा? आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है तनित डोरी से, तो ये टेलीफोनिक खिलौना बन गया है। आप भी अपने घर पर बनाइएगा और इस क्रियाकलाप को करिएगा। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। कैसे सुनते हैं? देखिए कि कान के बाहरी भाग की आकृति जो होती है वो कीप जैसी होती है और जब ध्वनि उसके अंदर प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर पतली तनित झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? कर्णपटल बोलते हैं। और देखिए कर्णपटल के लिए यहाँ पर एक कर्णपटल का कार्य आपको यहाँ पर बताया गया। एक डिब्बी ली है हमने
उस डिब्बी के दोनों साइड को हमने क्या करा है, निकाल दिया, और उसके ऊपर एक साइड पर हमने एक फुग्गे को तान कर क्या करा है, बांध दिया है, और उसके ऊपर अनाज के कुछ 7-8 दाने उसके ऊपर रख दिए। और हम क्या करते हैं, नीचे से हुर हुर करके मतलब बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो तनी जो गुब्बारे का मतलब बांध रखा है, उसके ऊपर जो अनाज है वो क्या करता है, उछलता है। तो इस प्रकार हमारा जो कर्णपटल है वो क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ देखिए कि कर्णपटल एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटल को कंपित करते हैं और कर्णपटल कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हमको क्या होती है, ध्वनि जो होती है वो सुनाई पड़ती है। अब कान के अंदर देखिए, कभी भी कोई भी तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, वो कर्णपटल को जो है वो क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारे सुनने की शक्ति कम हो सकती है या उसके अंदर चोट लग सकती है। अब आगे हम ये देखेंगे कि कंपन का आयाम जो होता है वो आवृत्तकाल तथा आवृत्ति, कंपन का आयाम और आवृत्तकाल तथा आवृत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन होता है। इस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या की दोलनों की आवृत्ति कहलाती है। दोलनों को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। Hz आवृत्ति एक दोलन की प्रति सेकंड के बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए, एक क्रियाकलाप, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी हम सुपरिचित ध्वनियों को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ध्वनि की प्रबलता और तारत्व किस पे निर्भर होता है। देखिए यहाँ पर एक आपको क्रियाकलाप दिया, एक ग्लास रखा है और उसके अंदर एक डोरी से थर्मोकोल की बोल को उसने बांध रखा है, और इसके ऊपर आवाज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा खसकती है। फिर और ज़ोर से आवाज़ करते हैं तो ये थोड़ा और दूर खसकती है। फिर और ज़ोर से आवाज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा और दूर खसकती है। तो इस प्रकार जो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता क्या करती है, उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल होती है, और जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी कैसी होती है, मंद होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने के कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता कितनी हो जाएगी, 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। इस सारणी में हमको बताया गया है कि ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। देखिए, सामान्य श्वास जो होती है वो 10 डेसिबल की होती है। मंद फुसफुसाहट जो होती है वो 30 डेसिबल की होती है। सामान्यतः जो हम बातचीत या वार्तालाप करते हैं किसी से तो वो 60 डेसिबल की होती है। और व्यस्त आयात यानी कि जो ट्रैफिक होता है वहाँ पर कैसे होते हैं, 70 डेसिबल की होती है। और फैक्ट्री की जो होती है वो औसत लगभग 80 डेसिबल की होती है। यदि 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर होगा तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा ध्वनि की प्रबल जो होती है वो अधिक होती है, और जब आयाम छोटा है तो ध्वनि कैसी होती है, मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों, फिर भी उनमें कुछ तो भिन्नता होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर बड़ा ढोल बजा रहे हैं और यहाँ पर सीटी बजा रहे हैं। सीटी छोटी है लेकिन ये कैसा है, बड़ा है। तो कैसे होगा कि ध्वनि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो होगी वो तीखी होगी, तेज होगी। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि की जो कंपन है वो कैसी हो जाएगी, उसकी जो ध्वनि जो है वो कम तीखी होगी। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व उसका कैसा है, कम है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति ये अधिक होती है और इसलिए वो अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी जो है उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर की दहाड़ जो है वो तारत्व मंद करता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि जो है वो दुर्बल है।
बच्चे की आवाज़ आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक होती है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। अब हम देखते हैं कि कुछ श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ जो हैं, लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ जो मानव कान के लिए क्या होती है, वो सुन नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा सुनी नहीं जा सकती हैं, और वो ध्वनियाँ कैसी होती हैं, अश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। इधर 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति ध्वनियाँ भी मानव सुन नहीं सकता है। जैसे कुछ जंतु, आपने देखा होगा कुत्तों में ये क्षमता होती है कि वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली भी ध्वनियाँ वो लोग सुन लेते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए कुत्तों को क्या होता है कि जरा सी आहट से भी उन्हें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो उनके सूंघने और मतलब सुनने की जो ध्वनियाँ जो होती हैं वो अधिक होती है। मानव कान के लिए स्वर की आवृत्ति का रेंज जो है वो कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 तक का है। इसका अर्थ ये है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति सुन सकते हैं। उससे कम या उससे अधिक अगर आवृत्ति होगी तो हम सुन नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए शोर और संगीत। ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुँचाती है। बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ हमें क्या होती हैं, अच्छी नहीं लगती, अप्रिय लगती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं, जो कैसी ध्वनि होती हैं, सुस्वर ध्वनि होती है, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संगीत बोलते हैं। ध्वनि का जो प्रदूषण होता है वो किस प्रकार होता है, देखिए वायु में अवांछित गैसें तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को भी हम क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि हैं, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूल सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ होती हैं। तो अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन जाती है। अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्तियों को सुनने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या तो उनको स्थायी रूप से उनको सुनना बंद हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने या उनको रोकने के उपाय कैसे हैं, तो ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रसवामक युक्तियाँ लगानी चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को अवासी मतलब कि ऐसी जगह क्षेत्र पर ले जाना चाहिए जहाँ पर लोग रहते नहीं हों, मतलब रहने के जो स्थान होते हैं उनसे दूर ले जाना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग भी कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत जो के साधन है उनकी ध्वनि प्रबलता जो है वो कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि सड़कों तथा भवनों के आसपास जो है वो पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ध्वनि आवासों तक न पहुँचे। आगे बच्चों इस पाठ में हम देखते हैं कि हमने इस पूरे पाठ में क्या सीखा कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा जो है वो उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किस माध्यम में संचरित यानी कि गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है, यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कर्णपटल ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं, यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त कर सकते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनि को हम शोर बोलते हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।
ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि का प्रदूषण कम किया जा सकता है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।